आप सब आए हो, आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज श्रेया एंड आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए लेक्चर पर। सो आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमने निकालना सीखा था उसके आपने ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे और आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा। जो बच्चे अभी जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं, हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसका हमने एक पार्ट प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था जहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना देखा था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जरूर चेकआउट कीजिए। आज के हमारा जो लेक्चर होने जा रहा है उसमें हम निकालना सीखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि जो हमारा डिफरेंशियल इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो होता है वहाँ इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो हमने सी एफ निकालना हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पी आई कैसे निकालते हैं। पी आई का फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। अपनी पूरी कॉपी पेन आप लेकर बैठ जाइए, थोड़ा लेंदी हो सकता है टॉपिक। चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमने ये देखा था कि हमारे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम ये फॉर्म तक कन्वर्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर भाई निश्चित है। ठीक है, जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी उसे हम ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, जहां पर हम b के फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करते थे, y से, और इक्वल टू में q रहता था। और ये q क्या रहता है, फंक्शन ऑफ x रहता है। ओके, इतना क्लियर है। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहती थी उसे हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेकर आते थे जहां पर हमें एफ बी मिलता था और क्यू आसानी से मिल जाता था। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमने निकालना देख लिया। अब हम चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पी आई कहते हैं। पी आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एक्स के अपॉन में एफ डी। मैंने आपको कहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम इधर साइड एल एच एस का यूज करते हैं एंड पी आई के लिए हमको राइट हैंड साइड की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए एफ एक्स का इस्तेमाल हो रहा है। एफ एक्स क्या है असल में, क्यू ही तो है। क्यू ही हमारा क्या है, एफ एक्स है, क्योंकि इधर साइड जो टर्म्स आएगी वो तो डी एंड वाई की फॉर्म में रहेगी, यहाँ पर रहेंगे एक्स के फॉर्म में टर्म्स। तो हमारा पी आई का फॉर्मूला होता है 1/fd इंटू एफ एक्स। जो एफ डी हम यहाँ से निकालेंगे वही उसको 1 के अपॉन में करेंगे और इंटू में एफ एक्स जो भी हमारा क्यू होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने 1/fd इंटू क्यू। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वो क्यू और एफ एक्स एक ही है, क्यू ही फंक्शन ऑफ एक्स रहता है। ओके, सो अब आपका आता है कॉपी पेन उठाने का समय। ये 6 केसेस है जो हमें डिस्कस करना है पी आई निकालने के लिए। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, मैं आपको समझाते जा रही हूँ, आप इसे बारी बारी नोट डाउन करते चलिए। तो पी आई के लिए हमें 6 केसेस नीड है, 6 केसेस की नीड है। मतलब जब भी हमको पी आई निकालना रहेगी तो यही 6 केसेस का इस्तेमाल होगा। 6, ऐसा नहीं कि 6 के 6 सारे यूज होंगे, 6 में से कोई से भी आपको केसेस यूज हो सकते हैं। सो तैयार है आप सभी? अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा केस नंबर 1, जब हमारा राइट हैंड साइड वाला पोर्शन 0 हो, मतलब हमारा क्यू 0 हो, एफ एक्स 0 हो, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस करे जहां पर हमारा क्यू वाला पोर्शन क्या था, 0 था। ऐसी कंडीशन में हमारा पी आई भी 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 पुटअप करेंगे तो ये पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आया? जब हमारा एफ एक्स 0 रहेगा तो हमारा पी आई भी 0 होगा और इस कंडीशन में जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ y इज इक्वल्स टू सी एफ, क्योंकि पी आई क्या हो जाएगा, 0। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करा, डिस्कस किया था। चलिए फर्स्ट केस तो हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड केस की तरफ। सेकेंड केस क्या कहता है, अगर हमारा जो फंक्शन है x का वो कुछ इसके फॉर्म में e की पावर में ax, जहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट है। ये थोड़ी चीजें आपको समझना पड़ेगी, जैसे जैसे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे ना तो आपको आदत पड़ जाएगी, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आप इतना माइंड में फिट करके रखिए कि ये वाले केस में किसको किस सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, थोड़ा कोशिश कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी आपको आती जाएगी। तो सेकेंड वाला हमारा केस, सेकेंड वाला केस ये कहता है कि जब हमारा एफ एक्स या फिर क्यू e टू दी पावर एक्स के फॉर्म का हो, जहाँ पर a कोई सा भी कॉन्स्टेंट हो, मतलब e की पावर 2x हो सकती है, 3x हो सकती है, 7x हो सकती है, 9x हो सकती है। ओके, इस कंडीशन में हमारा पी आई क्या होगा, पी आई तो वही है एफ एक्स अपॉन एफ डी। तो एफ एक्स तो ये रहा अपॉन एफ डी, लेकिन इसको सॉल्व भी तो करना रहेगा हमें। ये तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी को तो हमें
डी को तो हटाना ही रहेगा हमें। सो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, ये चीज़ की पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जब एफ एक्स हमारा e टू द पावर x के फॉर्म का हो तो हम d को सब्स्टिट्यूट करते हैं a से। d इज इक्वल्स टू हम a पुटअप करेंगे, पर हमको ये कंडीशन चेक करना है कि नीचे वाली टर्म जीरो नहीं बनना चाहिए। तो d की जगह पर हम a रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा f ऑफ a जीरो के इक्वल तो नहीं आ रहा है, नहीं आना चाहिए। f ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन में हमारा पी आई क्या हो जाएगा, e टू द पावर x अपॉन एफ ए। दैट्स इट। समझ में आया आपको? सो ऐसे करते हुए हमारे दो केसेस सक्सेसफुली कवर हो गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड नंबर की केस की तरफ। ये केस क्या कहता है कि अगर जब हमारा एफ एक्स या फिर क्यू किसके फॉर्म का हो, साइन एक्स या फिर कॉस एक्स, मतलब जैसे कॉस 2x हो सकता है, साइन 3x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर साइन और कॉस के फंक्शन के फॉर्म में हो, तब हमारा पी आई क्या होगा। पहली स्टेप तो वही रहेगी कि एफ एक्स अपॉन एफ डी। तो यहाँ पर जो भी हो, साइन एक्स हो या फिर कॉस एक्स हो, उसके अपॉन में एफ डी लिखेंगे। फिर अब हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, सेकेंड नंबर का की पॉइंट, डी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना है माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, और डी को सिर्फ डी ही रहने देना है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सिर्फ हम डी स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, और जो डी वाली टर्म अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको हम किसी से भी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, डी को डी ही रहने देंगे। गॉट इट? सो अभी तक हमने 3 हमारे केसेस कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार फिर से उसको आप रिवाइज कर लेते हैं। जब हमारा Q 0 हो तो पी आई 0 होगा। जब हमारा Q e टू द पावर x के फॉर्म का हो तो हम d को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, a से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये की पॉइंट्स आपको याद रखना है। जब ये वाले फॉर्म का हो तो हम d इज इक्वल टू a रखेंगे और हमारा पी आई क्या हो जाएगा, e टू द पावर x अपॉन एफ ए। और आपको ये कंडीशन भी चेक करना है कि नीचे का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो। थर्ड केस, जब हमारा q या फिर एफ एक्स साइन ax या फिर कॉस ax का फॉर्म का हो तो हम डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं, और जो डी वाली टर्म है उसे हम हाथ नहीं लगाते हैं, डी को डी ही रहने देते हैं। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ नंबर के केस की तरफ। फोर्थ नंबर का केस, ओके। अब आपको अगर q या फिर फंक्शन ऑफ x कुछ इस टर्म में दे दे कि x की पावर में आपको कोई सा फंक्शन दे दिया है, तो आपका पी आई क्या होगा। पहला तो जो हमारा फॉर्मूला चल रहा है पहले हम वही पुटअप करेंगे, एफ एक्स अपॉन एफ डी। अब ये तीनों से अलग है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। आपको ये वाली टर्म को अच्छे से ऊपर लेकर आना है, ऊपर बिठाना है, और उनकी पावर क्या करना है, -1 करना है, और ये एज इट इज। समझ में आया? आपको जो भी नीचे वाली टर्म रहेगी उसको आपको ऊपर लेकर आना है। तो ऊपर लेकर आएंगे तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। -1 पावर हुई इंटू एक्स है, एक्स की पावर n तो एज इट इज रहेगा। अब ये जो टर्म रहेगी आपकी एफ डी का इनवर्स, उसे आप एक्सपांड करोगे किससे, बाइनोमियल थ्योरम से। ये दो जो स्टार लगे हुए फॉर्मूले हैं ये आपको बहुत ज़्यादा नीड आएंगे, तो आप इसको ज़रूर से नोट डाउन कीजिएगा। जहाँ पर 1 प्लस एक्स के, अगर आपकी ये वाली टर्म कुछ इस टाइप से बन रही है 1 प्लस एक्स का इनवर्स, तो इसकी सीरीज क्या होती है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ऐसी ये चलती रहती है। ओके, जब हमारा ये वाली टर्म 1 माइनस एक्स का इनवर्स के फॉर्म में रहे तो क्या होगा, इसकी सीरीज चलेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एज इट इज आगे चलते जाएगी। सो हमने अभी तक 4 केसेस स्टडी कर लिए हैं। अब सिर्फ हमारे पास 2 केसेस और बचे। 2 केसेस हो गए, मतलब आपने पी आई निकालना सीख लिया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो अब हम चलते हैं हमारे 5th नंबर के केस पर। अब ये 2 इजी है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पी आई, अब अगर आपका जो एफ एक्स है मतलब क्यू है वो कुछ इस फॉर्म का है, जहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर एक्स के मल्टीप्लिकेशन में v आ रहा है, जहाँ पर v क्या है, एक और f और जहाँ पर v एक और x का फंक्शन है, जहाँ पर v क्या है, एक और x का फंक्शन है, मतलब एफ एक्स है। ओके, जहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ एक और x का फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, इस कंडीशन में हमारा पी आई क्या होगा, सेम फॉर्मूला तो वही लगेगा, एफ एक्स अपॉन एफ डी। अब यहाँ पर आपको पुट क्या करना है, d इज इक्वल टू डी प्लस ए। आपको ये फिर की पॉइंट है, आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या करना है, d इज इक्वल टू डी प्लस ए, और आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे वाली टर्म 0 नहीं बनना चाहिए। फिर आप क्या करोगे,
डी को सब्स्टिट्यूट किया, डी प्लस ए से जो ई पी आई क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगी, एक पूरी टर्म बन जाएगी 1/f(d+a) इंटू वी। और फिर ये वाली टर्म को ये जैसे भी बनेगी, हो सकता है यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स हो जाए, फिर हम इसको ये वाले टर्म को किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, वी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप आपको फिफ्थ वाला केस भी समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई सा एक और एक्स का फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो आपको क्या करना है, d = d+a से सब्स्टिट्यूट करना है और फिर ये e टू द पावर x को आपको बाहर निकाल कर फिर v के रिस्पेक्ट में आपको उसे सॉल्व करना रहेगा, तो उससे क्या आ जाएगा, आपका pi आ जाएगा। धीरे धीरे हम करते करते हम पांचों केस हमने पढ़ लिए, अब हमारा सिर्फ लास्ट केस बचा है जो कि है केस नंबर 6। चलिए अब उसे भी हम देख लेते हैं। अब अगर हमारा जो केस जो एफ एक्स है, मतलब क्यू जो है वो कुछ इस फॉर्म का है, एक्स इंटू वी, जहाँ पर वी क्या है, हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फंक्शन किसके मल्टीप्लिकेशन में आ रहा था, ई की पावर एक्स के फॉर्म वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा था। यहाँ पर किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा पी आई क्या होगा, सबसे पहला स्टेप तो वही एफ एक्स अपॉन एफ डी, तो यहाँ लिखा। अब इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, एक्स को हम बाहर लिखेंगे, फिर वी अपॉन एफ डी माइनस एफ डैश डी के अपॉन में एफ डी का होल स्क्वायर इंटू वी, और ये दोनों टर्म को हम किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, वी के अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये सारे 6 के 6 केसेस समझ में आए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ, ठीक है, हम कर लेते हैं। जब हमारा एफ एक्स 0 हो तो पी आई भी 0 होगा। अब अगर हमारा एफ एक्स ई टू द पावर एक्स के फॉर्म का है तो इसमें जल्दी जल्दी बोलिए क्या करेंगे, d = a रखेंगे, पर कंडीशन क्या होना चाहिए, नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एफ ए हो गया ई टू द पावर एक्स अपॉन एफ ए कंप्लीट। थर्ड वाला क्या कहता है, जब हमारा फंक्शन साइन एक्स या फिर कॉस एक्स के फॉर्म का हो तो पी आई क्या होगा, जो भी फंक्शन होगा उसके अपॉन में एफ डी। लेकिन हम सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, d² = -a², और d को हम हाथ नहीं लगाएंगे, d को d ही रहने देंगे। ठीक है, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4, जब हमारा एफ एक्स कैसा हो, x की पावर m के फॉर्म का हो, तो हम पहले तो हम पी आई का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर ये वाली टर्म को बहुत अच्छे से सम्मान के साथ हम ऊपर लेकर आएंगे, और ऐसी टर्म के बाद हम बाइनोमियल थ्योरम से हम क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। ये दो फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए, इसकी नीड रहेगी हमको इसको एक्सपांड करने में। ठीक है, फिफ्थ वाला हमारा केस क्या है, जब कुछ इस फॉर्म का हो तो हमें क्या करना है, पहले नॉर्मल फॉर्मूला एफ एक्स अपॉन एफ डी, फिर ई टू द पावर एक्स बाहर निकलेगा और फिर 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, d = d+a, तो 1/f(d+a) इंटू वी, ये हो जाएगा हमारा पी आई। ये क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू वी और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, हमारी पी आई निकल जाएगी। ओके, अब 6 वाला क्या कहता है, जब अगर कुछ इस टाइप से हमारा फंक्शन हो तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x इंटू वी बाय एफ डी माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी का होल स्क्वायर इंटू वी, और ये दोनों टर्म को हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू वी। ठीक है, अब आप पूछोगे कि श्रेया तुमने तो ऐसा बताया कि नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए किसी भी केस में, और अगर बन जाए तो क्या करेंगे। अब अगर यहाँ पर भी किसी भी केस में अगर आपका किसी भी छो केस में अगर आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो आपको क्या करना है, आपको जैसे सपोज आपका d = a रखने पर आपकी नीचे वाली टर्म क्या बन रही है, 0 बन रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है x का, ये एज इट इज जो भी हमारा एफ एक्स है अपॉन में एफ डैश ऑफ डी। समझ में आया, मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके ये 6 केसेस में ऐसी कंडीशन बन रही है जिसमें क्या हो रहा है, नीचे वाली टर्म 0 बन रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एफ एक्स के साथ में आपको x का मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एफ एक्स के साथ में आपको x का मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाले में जैसे हम एफ डी लिख रहे थे तो आपको वहाँ क्या कर देना, उसका एक बार डिफरेंशियल कर देना है। समझ में आया, और फिर उसके बाद वही स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपकी एफ डी आपने चेक किया d = a करना है, पर आपका एफ ए जो है वो 0 आ गया, तो आपको क्या करना है, किसी भी केस में हो, मैं बता रही हूँ,
यहाँ पे आपको x का मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका फंक्शन हो वो आपको फंक्शन लिखना है, नीचे क्या कर देना है, अभी हम एफ डी का यूज कर रहे थे, वहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे, एफ डैश डी। अगर आपका फिर से जीरो, अब आपको वापस से सेम प्रोसेस दोहरानी है। अब वापस से अभी इस कंडीशन में डी इज इक्वल टू ए पुट अप करो, अगर ये टर्म भी जीरो होगी तो आप क्या करोगे, एक और एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशियल हो जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर नीचे वाली टर्म जीरो बन रही है तो आपको क्या करना है, एक एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर करना है, नीचे क्या करना है, उसका डिफरेंशियल करना है। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएगा मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से हम ये वाली चीज का यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने साइड में से लिखा था कि इन केस इफ आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डी इन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो, तो क्या करेंगे, पी आई इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे और बाद में क्या करेंगे, उसके बाद अगेन फॉलो दी स्टेप्स, जो भी हमारी स्टेप्स बनी हुई है उसे हम वापस से सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको 6 कैसे समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको कुछ नोट डाउन करना है आप कर सकते हैं, फिर मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखती हूँ और इस वीडियो में हम 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े लेवल अप करके क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। सो यू कैन नोट इट डाउन। सो गाइस, ये रहा हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या करना है, सी एफ भी निकालना है और पी आई भी निकालना है। तो हमारी सबसे पहले प्रोसेस क्या थी, हमें किस टाइप की इक्वेशन बनानी रहेगी, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। सो अब हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। अब जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने डी को किसे सब्स्टिट्यूट किया था, डी अपॉन डी एक्स से। जैसा मैंने शुरू में प्रोसेस बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद इसको सब्स्टिट्यूट किया था, कुछ याद आया होगा। तब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं अब हम, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय, ये क्या हो जाएगा, माइनस 5d बाय प्लस 6 बाय इज इक्वल टू e टू द पावर 4x। अब हमें किस फॉर्म की इक्वेशन बनाना है, फंक्शन ऑफ डी एक अलग निकल जाना चाहिए, y अलग निकल जाना चाहिए और q अलग हो जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर y कॉमन ले लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू में y इज इक्वल टू e टू द पावर 4x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, q, और ये क्या हो जाएगा हमारा एफ डी। ठीक है, अब सी एफ कैसे निकालते हैं हम, सी एफ के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ती है। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0 करते हैं। यहाँ पर एफ डी ये है, तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस और 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे हम सॉल्व करेंगे, ये किस में ब्रेक होगा, एम स्क्वायर माइनस ये 3 और 2 में हो जाएगा। तो बस क्या फैक्टर्स आएंगे, m माइनस 3 माइनस ऑफ 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास m की वैल्यूज आ गई, m इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास 2 वैल्यूज क्या आ गई, एक m की वैल्यू आई 3 और m की वैल्यू आई 2। तो इसका CF क्या निकलेगा, ये रियल भी है और क्या है, आपस में अलग अलग भी है, मतलब रियल और डिस्टिंक्ट रूल्स है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो हमारा CF का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, तो हमारा CF क्या निकल जाएगा, C1 प्लस e टू द पावर 3x प्लस C2 e टू द पावर 2x। अब आपको ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, मैं वापस से इसे बता नहीं पाऊंगी कैसे क्या फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर आप इसका ध्यान रख दीजिए कि रियल भी और डिस्टिंक्ट भी, तो इसका आंसर ये होगा। आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप चेकआउट कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे लिखा है मैंने, क्योंकि अगर मैं वो समझाने लग गई तो थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो हमारे पास CF निकल गया है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, PI का निकालना। PI का फॉर्मूला क्या होता है, fx अपॉन एफ डी। यहाँ पर fx क्या है, e टू द पावर 4x अपॉन एफ डी। हमारा एफ डी क्या निकला है, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो fx है वो किसके फॉर्म का है, e टू द पावर x का फॉर्म का है।
तो जब हमारा जो एफ एक्स होता है वो e टू द पावर x के फॉर्म का रहता है, तो हम पुट क्या करते हैं, d इज इक्वल्स टू a, तो यहाँ हम लिखेंगे पुट d इज इक्वल्स टू a। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या f a इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है या नहीं, तो इसको हम ऐसे ही रफ में चेक करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, और a क्या है यहाँ पर 4 है, अब हम इसे चेक करते हैं, ये हो जाएगा 20 4 4 16 माइनस 20 प्लस 6, सो ये हो जाएगा 2, आंसर 2 आ रहा है ना, माइनस ऑफ 4, हाँ इसका आंसर आ रहा है 2। सो 2 इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब हमारा मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। पता चल गया यहाँ पर कितना आया, 16 माइनस 20, क्योंकि 5 4 20 है, डी की वैल्यू हम 4 पुटअप करेंगे प्लस 6, तो यहाँ पर देखिए 20 में से 16 का कितने बचे 4, और माइनस का, और 6 माइनस 4 कितना है 2, तो हमारा जो एफ है वो है, जो एफ ए आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब हमारे पास पी आई क्या हो जाएगा, e टू द पावर 4x के अपॉन में एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 4x अपॉन 2, तो ये हमारा पी आई आ गया है। अब मैंने आपको बताया था कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, वहाँ इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वहाँ इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, तो हमारे पास सी एफ भी है और पी आई भी है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा वहाँ इज इक्वल्स टू C1 e टू द पावर 3x प्लस C2 e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 4x बाय 2, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और आपको जैसे जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको आती जाएगी, कैसे सी एफ निकाले, कैसे पी आई निकाले, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ही होगी। सो अब इसमें कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए। हाँ, आपको यहाँ आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑर्डर हाई है लेकिन डिग्री क्या है 1 है, तो ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, लीनियर हायर ऑर्डर डिग्री, लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस टाइप की हमको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। यहाँ पर देखिए ऑर्डर हाई दिख रहा है और पूरी टर्म की पावर कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, तो क्या हुई है लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आप देखिए कि क्या इनके जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो कांस्टेंट है। हाँ, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या कोफिशिएंट 1 है, हाँ है, और जो बाकी के डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है मैंने कहा था उसके कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या कांस्टेंट है, हाँ है, मतलब ये किस कैटेगरी की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अब हम लेते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसमें वो प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसे ट्राई करते हैं। पहले आप इसको पॉज करके वीडियो को आप ट्राई कीजिए वाला क्वेश्चन। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा अभी तक। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, ये तो वही वाला फॉर्म की बनी हुई है जो फॉर्म हमें नीट बनानी पड़ती है। ये वाली फॉर्म की हम बनाते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें बनानी पड़ी थी ये वाली फॉर्म, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट गिवन है। तब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एफ डी यहाँ पर क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर हमें एम की वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस आयोटा। तो सी एफ क्या निकल जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा e टू द पावर 0x c1 cos x प्लस c2 sin x। ओके, आपने मेरे को आई होप कि आपने यही आंसर सी एफ का निकाला हो। अब e टू द पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 हो जाती है, तो हमारे पास सिर्फ सी एफ क्या आ गया, c1 cos x प्लस c2 sin x। ये आ गया हमारा सी एफ वाला पोर्शन। अब हमें क्या निकालना है, पी आई वाला पोर्शन निकालना है। ओके, आपको यहाँ पर बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 थी, इसलिए सिर्फ हमने x लिखा, वरना यहाँ पे बीटा x आता ना, बीटा की वैल्यू 1 है, इसलिए सिर्फ x आ गया। अब हमें निकालना क्या है, पी आई।
पी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स क्या है यहाँ पर cos 2x अपॉन में एफ डी क्या है हमारा डी स्क्वायर प्लस 1। अब आपका माइंड चलाइए और आप बताइए कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट होगा, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है। पर ये कंडीशन भी चेक करना है कि नीचे की टर्म क्या बनना चाहिए, जीरो नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर ए कितना है 2 है, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ 4। अब हम यहाँ पुटअप करके देखते हैं, -4 + 1 नीचे की टर्म जीरो नहीं बन रही है तो हमारा पी आई क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू cos 2x क्या अपॉन में -4 + 1 डेट इज माइनस का 3। तो हमारे पास सी एफ और पी आई दोनों आ गए हैं एंड हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, आप यहाँ लिख दीजिए हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, तो ये हो जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। अब ये माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos 2x/3। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, या फिर फटाफट ये इस टाइप के क्वेश्चंस कर दोगे। चलिए अब हम एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसे समझते हैं। ओके, आपको कुछ नोट डाउन करना है कर लीजिए, वरना फिर मैं इसे वीडियो पॉज करके रब करके नया क्वेश्चन देखती हूँ। ओके, हाय गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू क्वेश्चन। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आप इसको पॉज करके पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाती हूँ, आप आंसर मैच कीजिएगा। सो आई होप आपने अभी तक ट्राई कर लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इसी फॉर्म में दी हुई है, हम डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी m² - 4 = 0। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी +2 और -2। अब ये रियल भी है, डिस्टिंक्ट भी है, मतलब अलग अलग भी है। तो सी एफ क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 e⁻² 2x + C2 e⁻² -2x। आई होप आपने ये फटाफट से सी एफ तो आपने निकाल ही लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट तरफ, जो कि है हमारा पी आई। अगर आप यहाँ तक सॉल्व करके होंगे तो आपको सिर्फ 2 ही नंबर मिलेंगे। आपको पूरे 7 मार्क्स चाहिए तो आपको पी आई भी सॉल्व करके सही करके सॉल्व करके और कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो पी आई के लिए हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है, एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स है x² अपॉन एफ डी, और एफ डी यहाँ पर क्या है d² - 4। ओके, अब आप केस याद कीजिए कि ये कौन से केस से सॉल्व होगा। आपने सोच लिया होगा ये x⁻m वाला फॉर्म है, तो इसमें कौन सा केस लगेगा जहाँ पर हम ये वाली टर्म को अच्छे से सम्मान के साथ इसे ऊपर लेकर आते हैं और फिर एक्सपांशन करते हैं किससे, बाइनोमियल थ्योरम से। तो हम वही करते हैं। पर सबसे पहले अब हमको इतना पता चल गया है कि इसको हम वो वाले केस से सॉल्व करेंगे जहाँ पर हमें बाइनोमियल थ्योरम से इसको सॉल्व करना था, मतलब फोर्थ वाला केस। जहाँ तक मुझे याद है फोर्थ वाला केस ही हमने ये वाला पढ़ा था, x⁻m वाला। सो अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था, उसमें 2 आपको सीरीज बताई थी, एक 1 + x की फॉर्म की थी और एक 1 - x की फॉर्म की थी। याद है आपको? तो आपको दोनों ही केस में क्या है, 1 को क्या करना है, प्लस का रखना है। अब यहाँ पर आप ये फॉर्म को बनाने की कोशिश कीजिए। x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 तो आपका आना ही चाहिए, वो भी कैसा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर मुझे 1 प्लस का बना है, तो इसको मैं -4 को क्या कर रही हूँ, कॉमन निकाल रही हूँ। तो मैंने निकाला -4 कॉमन, ये -4 निकाला, तो ये क्या हो गया d² अपॉन -4, और यहाँ से -4 निकाला तो ये हो गया 1। अब देखिए हमारा 1 क्या आ गया, पॉजिटिव का आ गया, जैसा हमें सीरीज में चाहिए था। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट, अब क्या किया मैंने, ये वाली टर्म को ऐसे ही रहने दिया और ये वाली टर्म को क्या किया, मैं ऊपर लेकर आ गई। तो ये टर्म क्या हो गई, 1 - d²/4 की पावर -1। समझ में आया? अब अगर आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो आपका काम लगभग हो ही गया पी आई निकालने का। अब ये फॉर्म देखिए, किस टाइप के फॉर्म का दिख रहा है,
मैंने आपको बताया था 1 माइनस एक्स का इनवर्स की सीरीज क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसी चलती रहती है। तब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर x की जगह पर क्या है, डी स्क्वायर बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय माइनस 4 एज इट इज। इसको हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम श्रेया ये कितनी सीरीज को ओपन करें, ये तो इनफाइनाइट तक जा रही है, तो कब तक, ये तो बहुत लंबी सीरीज है, किस टर्म तक हमको एक्सपांड करना है। अब इसके लिए भी आपके पास एक क्लू रहता है, जैसे कि सपोज कीजिए एक्स क्यूब है, अब आपको इसका डिफरेंशियल करना है, तो एक फर्स्ट टाइम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मतलब d1 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, d2 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 6x, फिर आप d3 निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 6, लेकिन जब आप d4 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 0। अब आपको इससे एक हिंट मिलेगा कि आपको डिफरेंशियल वाली टर्म वही टर्म तक लेना है जितनी x की पावर है। अगर आप उससे ज़्यादा बार डिफरेंशियल करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया, x की जितनी पावर है उतनी ही डिफरेंशियल क्या पावर होना चाहिए, वरना अगर उससे ज़्यादा हुई तो टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, अब मैंने इसको एक बार डिफरेंशियल किया तो क्या आ गया 2x, 2 बार डिफरेंशियल किया तो क्या आ गया 2, लेकिन 3 बार डिफरेंशियल किया तो आंसर क्या आ गया 0। मतलब ऐसे जब आपको क्वेश्चन आए जिसमें x की पावर m वाले फंक्शन दिए रहे, तो आपको जो सीरीज आप ओपन कर रहे हो आपको वही टर्म तक ओपन करना है जहाँ पर x की पावर और d की पावर इक्वल है। उससे ज़्यादा अगर पावर हो रही, मतलब x की पावर से ज़्यादा अगर d की पावर हो रही है, वहाँ तक आपको नहीं जाना है, सिर्फ कहाँ वाली टर्म तक जाना है जहाँ पर x की पावर और d की पावर इक्वल हो। समझ गए? तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी डी का स्क्वायर आ गया, मतलब यहीं तक हमें ये वाली सीरीज को एक्सपांड करना है। यहाँ पर जैसे डी की पावर 4 हो जाएगी तो ये तो 0 बन जाएगा इसका डिफरेंशियल, तो अब हम यहाँ तक भी इसे एक्सपांड नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं। सो पी आई क्या आया, अब -1/4 मैंने बाहर निकाला और ये क्या है 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, अब -1/4 एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब डी क्या होता है, हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया था ये वाली सीरीज को, तो हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, d इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स। याद आया, हमने d को किससे सब्स्टिट्यूट किया था, d बाय डी एक्स से। जब हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तभी हमने ये पढ़ा था कि हम d को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसकी प्लेस पर, d बाय डी एक्स की प्लेस पर। तो d की वैल्यू यहाँ पे वापस पुटअप करना है, ये हो जाएगा -1/4 एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1/4 मैंने बाहर निकाला, ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ, यहाँ d2 है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी -1/4 एज इट इज चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, अब इसका 2 बार डिफरेंशियल करना है, तो एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशियल किया तो क्या आया 2x, 2 बार डिफरेंशियल किया तो क्या आ गया 2, तो यहाँ क्या आ गई वैल्यू 2। ओके, ये हो जाएगा -1/4 एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये आ गया हमारा पी आई। अब हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई। हमारे पास पी आई भी है और सी एफ भी है, तो हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं। ओके, अब इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं, यहीं पर लिख देती हूँ मैं। अब हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वहाँ इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो हमारा ये आया है C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर माइनस ऑफ 2x, फिर -1/4 और टर्म में क्या है x² प्लस 1/2। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। एक बार हम मैच कर लेते हैं। -1/4x² C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर -2। तो ये रहा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, तो ये रहा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन और यहाँ पर होता है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज के लिए खत्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे रिलेटेड और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जहाँ पर आपको थोड़े लेवल अप क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी यहाँ पर जैसे बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन, मतलब जो क्यू आए थे वो बहुत नॉर्मल से थे। अब हम जब एडवांस क्वेश्चन थोड़े डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर थोड़े से कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएंगे। ओके, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।